वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम नवंबर महीने के इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल लॉन्ग रेंज बॉम्ब के बारे में है। हाल ही में डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने ज्वाइंटली फ्लाइट टेस्ट किया है लॉन्ग रेंज बॉम्ब का। इस बॉम्ब को हमने जो फाइटर जेट्स हैं उनसे गिराकर टेस्ट किया कि बढ़िया काम कर रहे हैं कि नहीं। इसे डेवलप किया गया है डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी के द्वारा। नाम है रिसर्च सेंटर इमारात कह लीजिए, IMERAT इसकी स्पेलिंग है। हैदराबाद में सिचुएटेड है। लॉन्ग रेंज बॉम्ब इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड गाइडेड बॉम्ब है। आप इसे गाइड करके टारगेटेड एरिया पे हिट कर सकते हैं। लैंड बेस्ड टारगेट को जो बंकर वगैरह किसी ने बना रखा है तो आप गिरा के उसे डिस्ट्रॉय कर लीजिए। इसकी रेंज 100 किलोमीटर की है। इसके पहले तक हम इजरायली लेजर गाइडेड बॉम्ब से इस्तेमाल करते रहे हैं। अब हमारे पास अपना खुद का बॉम्ब होगा 100 किलोमीटर की रेंज वाला विद एक्यूरेसी, तो बढ़िया काम करेंगे हम। कल सागर निधि के बारे में है। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं तेजस के बारे में। हार्डवर्क बीट्स डेस्टिनी। इस कोर्स के जरिए आप 250 से अधिक घंटों के वीडियो लेक्चर्स में अपने प्रीलिम्स 2022 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एनसीईआरटी की जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके इस कोर्स में कवर हो जाएंगे। प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी को संज्ञान में लेकर आपकी क्लासेस को प्रिपेयर किया गया है। 500 दिनों का सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स का लेक्चर इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। रेगुलर टॉपिक बेस्ड टेस्ट होंगे। 15 फुल लेंथ टेस्ट भी इसका हिस्सा है। प्रीलिम्स का स्टडी मटेरियल और डेडिकेटेड मेंटोरशिप इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इस कोर्स को अवेल करते हैं तो CSAT के लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। इन कोर्सेज को अवेल करने के लिए आपको जाना होगा video.onlyas.in पे, या फिर आप कॉल कर सकते हैं किसी डाउट के लिए 7007931912 पे, या फिर मेल कर सकते हैं info@onlyas.com पे। यूनियन मिनिस्टर ने अभी सागर निधि को विजिट किया और जो साइंटिस्ट ऑन डेक थे उनके साथ इंटरैक्ट किया, बातचीत करी। सागर निधि यह है क्या? सागर निधि एक्चुअली में मरीन रिसर्च प्रोग्राम के तहत 2008 में कमीशन किया गया था। ये एक रिसर्च वेसल है, मतलब एक ऐसा शिप जिसका इस्तेमाल हम ओशनिक रिसर्च के लिए करते हैं। ये भारत का तीसरा रिसर्च वेसल है। इसके पहले हमने सागर पूर्वी और सागर पश्चिमी को भी लॉन्च किया था इस प्रकार के रिसर्च के लिए। ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल यानी कि सागर निधि, ये एक आइस स्ट्रेंथेंड मल्टी डिसिप्लिनरी वेसल है। अब यहां पर आइस स्ट्रेंथेंड का क्या मतलब होता है? देखिए, एक तो होते हैं आइस ब्रेकर, वो बहुत ही स्ट्रांग वेसल्स होते हैं जो बर्फ को काट कर आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। अगर आप पोलर रीजन में जाएंगे तो समंदर जमा होता है, लेकिन कई बार फ्रेजाइल आइस होता है, उसमें नॉर्मल शिप अगर जाएंगे तो उन्हें नुकसान होने की संभावना रहती है। जो आइस स्ट्रेंथन वेसल होते हैं वो स्टील के बनाए जाते हैं। उनका आगे का हिस्सा जो है वो नुकीला भी होता है, जिसके जरिए वो जो फ्रेजाइल आइस होता है उसे काट कर आगे बढ़ सकते हैं। इतने भी स्ट्रांग नहीं होते कि वो बर्फ को काट सकें जैसे कि आइस ब्रेकर होते हैं, लेकिन फिर भी ये इनफ ताकतवर होते हैं कि वो आइस वाले रीजन में जाकर रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। तो स्टील के बने होते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया। अंटार्कटिका और आर्कटिका में रिसर्च कर सकते हैं। ये ओशन रिसोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम सागर निधि की बात कर रहे हैं। रिसर्च और रेस्क्यू, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डीप ओशन मिशन में जाकर जियो साइंटिफिक और मेट्रोलॉजिकल ओशनोग्राफिक रिसर्च करने में भी कैपेबल है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो अंटार्कटिक वाटर में रिसर्च के पर्पज से पहुंचने वाला इंडियन फ्लैग के साथ ये पहला रिसर्च वेसल रहा। रिसर्च वेसल का मतलब क्या होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट टूल होते हैं ओशन रिसर्च में। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के पास वर्तमान में 6 शिप्स हैं जिनका इस्तेमाल रिसर्च पर्पज से किया जाता है ओशन के रीजन में। सागर निधि, सागर मंजूषा, सागर कन्या, सागर संपदा, सागर तारा और सागर अन्वेषिका। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो नवंबर 1993 में से स्टैब्लिश किया गया था एक ऑटोनॉमस सोसाइटी की तरफ। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत काम करते हैं। NIOT, ये रिलायबल इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जो भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां पर नॉन लिविंग और लिविंग दोनों प्रकार के रिसोर्सेज के संबंध में रिसर्च वगैरह किया करते हैं। अगर आप देखें तो जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो हमारे लैंड एरिया का अप्रॉक्स 2/3 है, मतलब एक बहुत बड़ा एरिया रिसर्च के लिए हमारे पास है जिस पर हमें काम करना होता है।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन नेवी के फ्रिगेट तुशिल के बारे में है। ये 7th इंडियन नेवी फ्रिगेट है, P1135.6 क्लास का। नाम दिया गया है तुशिल। तुशिल नाम क्यों दिया गया है? वैसे मैं आपको बता दूं कि इसे अभी लॉन्च किया गया है रशिया के कैलिनिनग्राड में। वहां का ये यंत्र शिपगार्ड है, वहां पर इसे लॉन्च किया गया। मतलब ये समझ में आ रहा है कि इसे रशिया ने हमारे लिए बनाया है। अब इसका नाम हमने रखा है तुशिल। तुशिल एक्चुअली में एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रोटेक्शन शील्ड। ये कहां पर तो लिखा था, इसमें मैंने पढ़ा था, अभी देखो, ये देखिए यहां पे है। तुशिल जो है एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है प्रोटेक्टर शील्ड। कई बार स्लाइड में ही होता है, दिखता नहीं है। इसे रशिया ने हमारे लिए बिल्ट और डिजाइन किया है। तो यहां पर ये तलवार क्लास का है, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। मतलब यहां से हम काइंड ऑफ, देखिए, वॉरशिप है जो कि गाइडेड मिसाइल्स लॉन्च करने में कैपेबल है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। स्टेट ऑफ आर्ट, स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब मैंने आपको कई दफा बताया, फिर से बता रहा हूं। एट प्रेजेंट जो सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी इस अवेलेबल है उसका इस्तेमाल किया गया है। इंडियन और रशियन वेपल्स इन पे इंस्टॉल किए जा सकते हैं। सेंसर्स लगाए गए हैं जो इंडिया के लिटोरल और ब्लू वाटर्स में जाकर इंडिया के नेवल पावर को स्ट्रेंथन करेगा। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है, मतलब रडार्स वगैरह आसानी से इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत कम नॉइज भी करता है, तो नॉइज सिग्नेचर को भी डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। इंडिया और रशिया के बीच में मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन को इंश्योर करते हैं। ये इंडिया की नेवी की पावर को और इनहेंस करेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल Y12704 जो कि एक प्रकार का डिस्ट्रॉयर है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, उसके बारे में है। इसे नाम दिया गया है विशाखापट्टनम। आपको पता है कि विशाखापट्टनम एक सिटी का नाम है। एक्चुअली में इस सीरीज के 4 मिसाइल डिस्ट्रॉयर या जो युद्धपोत हैं वो बनाए जा रहे हैं और उन चारों का ही नाम शहरों के नाम पे रखा जाना है। एक का नाम विशाखापट्टनम होगा जो कि रख दिया गया है, ये तैयार, ये नेवी को मिल गया है। इसके अलावा दूसरे का नाम मोरमुगांव, देन इम्फाल और एक का नाम सूरत होगा। तो शहरों के नाम पर इन युद्धपोतों के नाम रखे जा रहे हैं। 163 मीटर लॉन्ग वॉरशिप है, ये युद्धपोत है जो 30 नॉट की स्पीड से जा सकता है। ये एक स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसका मतलब यह है कि ये मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है किसी एयरक्राफ्ट को, किसी दूसरे वॉरशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मतलब ये कैपेबिलिटी इस युद्धपोत विशाखापट्टनम के पास है। इसे बनाया गया है मेजेगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा और अभी ये इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया गया है। इंडिया के पास जो कुछ बहुत ही बड़े डिस्ट्रॉयर्स हैं उनमें से ये एक है। इसे बनाते वक्त 75% इंडिजीनियस कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है। प्रोजेक्ट 15B के तहत इसे बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट 15B को 2011 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत हमें प्राइमरली 4 शिप्स बनाने हैं जो डिस्ट्रॉयर मिसाइल्स को लॉन्च करने की क्षमता रखते हों। टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस होगा ये, और वर्तमान में जो भी हमारे पास एडवांस टेक है उसका इस्तेमाल करके हम वेपन सेंसर्स इसमें इंस्टॉल करेंगे। हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके जरिए हम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है उसे भी लॉन्च कर सकते हैं, और कई सारे सरफेस टू एयर मिसाइल्स को मीडियम रेंज के भी लॉन्च किया जा सकता है। टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एंटी सबमरीन इंडिजिनियस रॉकेट लॉन्चर्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फर्दर इस युद्धपोत के ऊपर 76 मिलीमीटर का सुपर रैपिड गन माउंट किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके ये अपने दुश्मन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल INS वेला के बारे में है। इंडियन नेवी को फाइनली 4th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS वेला सौंप दी गई है। वेला, इसके पहले INS वेला हुआ करती थी, काइंड ऑफ सबमरीन थी जो हमें USSR से मिली थी। ये हमें मिली थी 1973 में। बाद में हमने उसका इस्तेमाल बंद कर दिया और अब हमारे पास एक नया INS वेला है। INS वेला प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई जाने वाली चौथी सबमरीन है। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है जो कि स्कॉर्पियन क्लास की है। वेरियस क्लासेस होती हैं सबमरीन्स की। ये स्टेट ऑफ आर्ट अटैकिंग कैपेबिलिटी रखती है। स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब ये होता है कि प्रेजेंट में हमारे पास जो भी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये टॉर्पीडोज के माध्यम से अटैक कर सकती है। फर्दर ये एंटी शिप मिसाइल्स को भी लॉन्च कर सकती है। सरफेस और अंडर वाटर जो भी टारगेट्स हैं उन्हें हिट किया जा सकता है INS वेला के द्वारा। इसके पास स्टिल्थ कैपेबिलिटी बहुत सुपीरियर क्वालिटी की है, मतलब ये बहुत ही आसानी से छुप सकती है और इसे डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होगा। ये सभी प्रकार के थिएटर्स में वर्क करने में कैपेबल है। ट्रॉपिकल रीजन में भी ये बढ़िया से काम कर सकती है। प्रोजेक्ट 75 की बात करते हैं। इसके तहत 6 सबमरीन्स बनाई जानी हैं। इसे बनाया जा रहा है
मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा, जहां पर कोलैबोरेशन है एमएस नेवल ग्रुप का। ये फ्रांस का एक ग्रुप है, ठीक है, तो मतलब फ्रांस और इंडिया का कोलैबोरेशन है काइंड ऑफ। इसके तहत जो 6 सबमरीन्स बनाई जाने वाली हैं, या उनमें से कुछ बन भी गई हैं, उनमें आईएनएस करंज, आईएनएस कलवरी और आईएनएस खंडेरी, ये तो फंक्शनल हैं, इंडियन नेवी इनका इस्तेमाल कर रही है। आईएनएस वेला ये चौथी सबमरीन है जो अब नेवी के पास पहुंच चुकी है। बाकी 2 कौन सी हैं? 5वीं आईएनएस वजीर, 2020 में इसे लॉन्च कर दिया गया है, थोड़े ऑपरेशनल टेस्ट के बाद ये भी नेवी के पास आ जाएगा। और आईएनएस बख्शीर ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस पर अभी काम चल रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज शक्ति के बारे में है। ये एक बाइनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में। 15 से 26 नवंबर के बीच में ये चल रही है। ये इसका 6ठा एडिशन है। यहाँ पर टेररिज्म को काउंटर करने पर फोकस किया जाएगा ताकि दोनों देशों के मिलिट्री आपस में अच्छे से कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें और एक दूसरे के जो भी काम करने का तरीका है उसे भी समझ सकें, ठीक है। फर्दर, इंडिया की ओर से गोरखा राइफल्स इन्फेंट्री बटालियन ने हिस्सा लिया और फ्रांस की ओर से 21st मरीन इन्फेंट्री रेजिमेंट ने। 3 एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। जो एयरफोर्स की होती है उसे गरुड़ा कहा जाता है, जो नेवी की होती है उसे वरुण कहा जाता है, और जो आर्मी की होती है उसे शक्ति कहा जाता है। वो एक्सरसाइज सिटमैक्स के बारे में है। अभी हाल ही में इसका 3रा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया। ध्यान दीजिएगा, ये ट्राइलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। 2 वर्ड हैं, ट्राइलैटरल मतलब 3 देश शामिल होंगे, नेवल मतलब नेवी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। नाम में ही है ये तीनों देश। सिटमैक्स में एस है सिंगापुर के लिए, आई है इंडिया के लिए और टी है थाईलैंड के लिए। एम है मैरीटाइम के लिए यानी कि नेवल के लिए, और ई एक्स फॉर एक्सरसाइज। तो ये सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड की ट्राइलैटरल एक्सरसाइज है। इस बार ये हुई है इंडियन ओशियन में, अंडमान सी में। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आएगी, आपको ऐसा लग सकता है कि अंडमान सी में हुआ है तो इंडिया ने होस्ट किया होगा। इंडिया ने इसे होस्ट नहीं किया है। ये देखिए 3रा एडिशन है और इस 3रे एडिशन को होस्ट किया गया है थाईलैंड के द्वारा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड है। देखिए, जब आप एक्सरसाइजेस के एम की बात करते हैं तो आपको लगभग हर एक्सरसाइज का एम एंड ऑब्जेक्टिव एक ही मिलेगा, जैसे कि म्यूचुअल इंटरऑपरेबिलिटी, आप एक साथ मिलकर काम कर पाएं। इम्बाइब बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस एक आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के पास हैं वो अपने आप में आप इनकलकेट करें। इसका जो पहला एडिशन था वो 2019 में ऑर्गेनाइज किया गया था पोर्ट ब्लेयर में, वो इंडिया ने किया था। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि ये हाल ही में हुआ या सन 2000 से चल रहा है, तो आइडिया होना चाहिए कि ये लेटेस्ट है, 2019 में ही स्टार्ट किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2021 का जो एडिशन है नॉन कॉन्टैक्ट सी ओनली मेथड में किया गया। नॉन कॉन्टैक्ट इसलिए बिकॉज कोविड तो अभी चल ही रहा है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। इंडिया और थाईलैंड के बीच में 3 एक्सरसाइज होती है। आर्मी के बीच में मैत्री, एयरफोर्स के साथ सियाम भारत और नेवी इंडो थाई कॉर्पाट। सिमिलरली इंडिया और सिंगापुर के बीच में भी 3 एक्सरसाइज होती हैं। आर्मी का बोल्ड कुरुक्षेत्र, एयरफोर्स का ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग और नेवी का सिम्बैक्स। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के बारे में है। इसका 7th एडिशन अभी हाल ही में फ्रांस की नेवी के द्वारा होस्ट किया गया। आयंस, आप इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं। ये एक वॉलेंट्री और इंक्लूसिव इनिशिएटिव है। वॉलेंट्री मतलब सभी देश अपनी स्वेच्छा से शामिल होते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। यहां पर इंडियन ओशन रीजन के जो लिटोरल स्टेट्स हैं, लिटोरल स्टेट्स का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा देश जिसकी सीमा इंडियन ओशन रीजन से लगती है, ये सभी एक साथ मिलकर बैठते हैं, कैसे इस पूरे रीजन में सिक्योरिटी को एनहेंस किया जाए और कोऑपरेट किया जाए, इस पर बातचीत की जाती है। ये एक बाइनियल फोरम है, यानी कि 2 साल में एक बार मिलते हैं ये लोग। शुरुआत इसकी की गई थी 2008 में, एंड ऑब्वियसली इसे शुरू किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? यहां पर आप जो भी देश देख रहे हैं वो इसका हिस्सा है किसी न किसी रूप में। अब देखिए, ये है इंडियन ओशन का रीजन, इसके आसपास के जो भी देश हैं वो ऑब्वियसली इसका हिस्सा होंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो आपको स्काई कलर दिख रहा है ये ऐसे देश हैं जिन्हें ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। लेकिन आपको यहां पर दिख रहा होगा कि यूके, और यहां पर एक कंट्री आपको और दिख रही है, दैट इज फ्रांस। ये भी इसका हिस्सा है आयंस का, जबकि ये तो यूरोप में है। ये कैसे हैं? मतलब इन्हें आयंस का हिस्सा क्यों बनाया गया, जबकि देखकर लग रहा है कि ये लिटोरल स्टेट नहीं है, ये तो बहुत दूर है इंडियन ओशन से, फिर भी ये इसका हिस्सा क्यों है? इसका जवाब अभी आपको मिल जाएगा। देखिए, इसकी चेयरमैनशिप जब शुरू हुआ था ये 2008 में, तो इंडिया के पास थी 2 साल के लिए, 8 से 10, यूएई 10 से 12, साउथ अफ्रीका 12 से 14
ऑस्ट्रेलिया 14 से 16, बांग्लादेश 2016 से 18, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान 18 से 21। कोविड की वजह से एक्सटेंड हुआ। फ्रांस ने चेयरमैनशिप अज्यूम की है 21 से आने वाले 2 सालों के लिए। आयंस में टोटल 24 देश हैं और 8 देशों को ऑब्जर्वर स्टेटस भी दिया गया है। अब यहां पर साउथ एशियन लिटोरल कंट्रीज में आते हैं बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, पाकिस्तान, सिशली, श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम। क्यों? क्योंकि इंडियन ओशन में जो उनकी ओवरसीज टेरिटरी है उसकी वजह से वो भी इसका हिस्सा बन जाते हैं। वेस्ट एशिया की कंट्रीज में ईरान, ओमान, सऊदी अरेबिया और यूएई आते हैं। ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में फ्रांस आ जाता है। फ्रांस हमने मैप में देखा था। क्यों? क्योंकि यहां पर जो रीयूनियन आइलैंड है वो फ्रांस का ही है, तो फ्रांस भी इसका हिस्सा बन जाता है। फर्दर केन्या, मॉरिशस, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका और तंजानिया भी है। साउथ ईस्ट एशियन और ऑस्ट्रेलियन लिटोरल कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड और टिमोर लेस्टे भी है। टिमोर लेस्टे। ऑब्जर्वर नेशंस में चाइना, जर्मनी, इटली, जापान, मेडागास्कर, नीदरलैंड्स, रशिया और स्पेन है। तो आपने देशों के नाम देख लिए, सारे तो ऑब्वियसली याद नहीं रहेंगे, एक बार निगाह के सामने से गुजरा हो ये जरूरी है। इस पर देखिए प्रश्न आया था 2017 के प्रीलिम्स में। 2 स्टेटमेंट थे। पहला तो यही था कि आयंस की शुरुआत 2015 में इंडिया की नेवी के द्वारा की गई थी, और दूसरा यह है कि आयंस एक वॉलेंट्री इनिशिएटिव है जो मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात करता है इंडियन ओशन रीजन के लिटोरल स्टेट्स में। तो पहला वाला तो देख के गलत लग रहा है, आपको पता है ये 2008 में शुरू हुआ था, तो ये तो गलत हो गया। ये वाला सही है, तो आंसर क्या निकलेगा? बी, 2 ओनली, दैट इज द आंसर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में है। रशिया ने अभी एक और सक्सेसफुल टेस्ट किया है ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। इसका पहले भी वो टेस्ट कर चुके हैं और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इसे इनविंसिबल कहा है। हाइपरसोनिक होने का मतलब ये है कि ये जो मिसाइल है ये साउंड की स्पीड के 5 गुना से तेज ट्रेवल करेगी। इन्होंने एक वॉरशिप से इसे लॉन्च किया और अपने टारगेट को सक्सेसफुली हिट किया। तो ये तो आपने समझा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल AK-203 के बारे में है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अभी बहुत ही लंबे समय से पेंडिंग एक डील को अप्रूव कर दिया है, जिसके तहत इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे 6.71 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स। ध्यान दीजिएगा, ये राइफल्स डिजाइन किए गए हैं रशिया के द्वारा। डिफेंस के फील्ड में इंडिया और रशिया के जो कोलैबोरेशंस का सीन है वो काफी ज्यादा एक्टिव है, काफी ज्यादा बढ़िया है। जो ये AK-203 है, राइफल्स की कैटेगरी में जो AK-47 या AK सीरीज के जो राइफल्स हैं उनमें ये सबसे एडवांस है। ये AK-47 जो राइफल्स बहुत बड़े स्केल पे इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे कहीं ज्यादा लेटेस्ट और एडवांस वर्जन है। इसके अतिरिक्त इंडिया में मैसिव स्केल पे इंसास राइफल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लगभग 3 दशकों से 1980 के बाद से ही इंसास राइफल्स यूज हो रहे हैं, इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम। ये उनसे भी कई गुना ज्यादा बेहतर है। AK-203 राइफल ये रिलायबल है, ड्यूरेबल है और इन्हें मेंटेन करना आसान है। फर्दर ये एर्गोनॉमिक्स, एक्यूरेसी और डेंसिटी को शो करते हैं, काफी ज्यादा इफिशिएंट हैं, एक्यूरेट हैं। अच्छी बात यह है कि ये जो इंसास राइफल्स हैं जो आज वाइडली इस्तेमाल किए जा रहे हैं इंडियन सोल्जर्स के द्वारा, उनकी तुलना में काफी हल्के हैं, छोटे हैं और खतरनाक हैं। इनका हल्का और छोटा होना इन्हें और खतरनाक इसलिए बनाता है बिकॉज इन्हें दूर तक कैरी किया जा सकता है सोल्जर्स के द्वारा अपनी पीठ पर भी। AK-203 इंडिया के लिए, इसे इंडिया में इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड की तरह बनाया जाएगा। नाम से स्पष्ट है, इंडिया और रशिया दोनों की कंपनीज होंगी, ज्वाइंट वेंचर है। इंडिया की ओर से ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड शामिल होगा, रशिया की ओर से रोसोबोरो, नेक्सपोर्ट और कंसर्न कलाशनिकोव ये शामिल होंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल दोस्ती ट्राइलैटरल एक्सरसाइज के बारे में है। नाम से स्पष्ट है 3 देश शामिल होंगे। ये 15वां एडिशन रहा। ये एक बाइनियल ट्राइलैटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है। बाइनियल का मतलब यह है कि ये 2 साल में एक बार होती है। दोस्ती 3 देश कौन से हैं? पहला तो इंडिया खुद है, दूसरा हमारा पड़ोसी देश है मालदीव्स और तीसरा श्रीलंका। अभी ये जो एक्सरसाइज है ये मालदीव्स में हो रही है। एम ये है कि ये तीनों देश अपनी फ्रेंडशिप को और बेहतर करें, म्यूचुअल कोऑपरेशन की कैपेबिलिटी को और या म्यूचुअल जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उसे और बेहतर करें, इंटर ऑपरेबिलिटी यानी एक साथ मिलकर काम करने की क्षमता को बढ़ाएं। इस एक्सरसाइज की शुरुआत 1991 में की गई थी। यद्यपि जब ये शुरू हुआ था तो ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में स्टार्ट हुआ था। श्रीलंका ने इसको बहुत बाद में ज्वाइन किया 2012 में। चूंकि ये 1991 में शुरू हुई थी
तो 2021 में इसके 30 साल पूरे हो गए हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से वज्र और अपूर्वा इन वेसल्स को डिप्लॉय किया गया है। देखिए एक्सरसाइज पिछले 10 सालों से कंडक्ट की जा रही है। इसका फोकस ये रहा है कि सी एक्सीडेंट को हम अगर होता है तो उसे अच्छे से हैंडल करें, सी पोल्यूशन को रोकें और जो कोस्ट गार्ड हैं वो आपस में अच्छे से कोऑपरेट करें। ऑयल स्पिल की जो समस्या होती है इसे भी ये हैंडल कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इनका एक डिवीजन है, नाम है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। उन्होंने 6 दिनों का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया। तो इसे किसने इनिशिएट किया? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने। किस मिनिस्ट्री के तहत है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के तहत। ये एक इनिशिएटिव के तहत पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया और उस इनिशिएटिव का नाम है साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के बारे में अभी हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। जो 6 दिनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसके माध्यम से हम लोगों को अवेयर करते हैं कि उन्हें साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में किस प्रकार से जानकारी रखनी चाहिए। मेन फोकस ये रहा कि जो इंडिया के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां का साइबर इकोसिस्टम स्ट्रेंथन हो, मजबूत बना रहे। इसीलिए इसमें जो भी ऑफिशियल्स हैं, आईटी ऑफिशियल्स जो फ्रंट लाइन पे वर्क करते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, ये सभी किसी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड हों, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, बैंक, इन सभी से ये जो आईटी ऑफिशियल्स हैं या चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उन्हें ट्रेन किया जा रहा है। सिग्निफिकेंस ये है कि इसके जरिए हम स्मूथ डिलीवरी कर सकेंगे ई गवर्नेंस सर्विसेज की और हमारा पूरा जो इकोसिस्टम है ऑनलाइन का वो साइबर थ्रेट से सुरक्षित रहेगा अगर सभी लोग विजिलेंट रहेंगे तो। साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि मेटी ने इसे 2018 में लॉन्च किया था। काम वही है, लोगों को अवेयर करो, कैपेसिटी बिल्डिंग करो, जो भी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनकी, आईटी स्टाफ की, ताकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेफ रहें। ये 3 प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं, अवेयरनेस, एजुकेशन और इनेबलमेंट मतलब उन्हें इनेबल करिए, एम्पावर करिए। सिग्निफिकेंस ये है कि अपनी तरीके का ये पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप था जहां पर वेरियस गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को हमने इन्वॉल्व किया था, आईटी इंडस्ट्रीज को, जैसे कि सीडैक, सर्टिन और एनआईसी। उनके साथ मिलकर जो गवर्नमेंट इंफ्रा है उसे साइबर थ्रेट प्रूफ बनाने की कोशिश की जा रही थी। रामप्पा टेम्पल के बारे में है। तेलंगाना के रामप्पा टेम्पल को कुछ समय पहले यूनेस्को की हेरिटेज साइट में डाला गया, जिसके बाद इस पर जो अटेंशन है, फोकस है, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। जानते हैं इसके बारे में। इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था 1213 एडी में, यानी कि 1213 एडी में। काकातीय एम्पायर के जो उनका जो एक रेन था, राजा का नाम था गणपति देव, उनके एक कमांडर हुआ करते थे, मिलिट्री जनरल हुआ करते थे, राचाला रुद्र। उन्होंने ही इस टेंपल के कंस्ट्रक्शन का पूरा कामकाज देखा था। ये तेलंगाना के वरंगल में आपको मिलेगा। टेंपल में जो प्रिसाइडिंग डेटी हैं, जो मुख्य देवता हैं, वो रामलिंगेश्वर स्वामी हैं। जो टेंपल है उसके आर्किटेक्ट रामप्पा थे। कहा जाता है कि गणपति देव ने जब इस टेंपल की खूबसूरती को देखा तो वो इतने ज्यादा आश्चर्यचकित हुए, इतने ज्यादा भाव विभोर हुए कि उन्होंने जो आर्किटेक्ट थे रामप्पा, उन्हीं के नाम पर इस पूरे टेंपल का नाम ही रख दिया। अब यहां पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। ये काकातीय एरा का बहुत ही मार्वेलस आर्किटेक्चर है। इसे 6 फीट ऊंचे स्टार शेप के प्लेटफॉर्म पे तैयार किया गया है। वॉल्स, पिलर्स, सीलिंग सब उसके ऊपर हैं और बहुत बढ़िया स्कल्पचर्स भी वहां पे लगाए गए हैं। यहां पर इस टेंपल को तैयार करते हुए सैंडबॉक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि सैंडबॉक्स टेक्निक के इस्तेमाल की वजह से ये टेंपल जो है वो अर्थक्वेक में प्रभावित नहीं होगा, अर्थक्वेक प्रूफ है। अब इस टेक्निक में करते क्या है, देखिए सिंपली एक गड्ढा बनाते हैं, उस गड्ढे में जो नींव रखी जाती है कई तरीके के मटेरियल उसे फिल किया जाता है, तभी तो वो एक सैंडबॉक्स की तरह लगने लगता है। उसमें सैंड और लाइम का मिक्सचर डालते हैं, फर्दर उसमें गुड़ डाला जाता है। गुड़ एक बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है और करक्या एक प्रकार का फ्रूट होता है जो आपको इमेज में दिख रहा है, इसको भी मिक्स करके डाल दिया जाता है। अभी ऐसा कुशन की तरह वर्क करता है, मतलब एक स्पंजी बेस की तरह वर्क करता है कि अगर अर्थक्वेक आया भी तो वो इसे मैनेज कर लेगा या बैलेंस कर लेगा। फर्दर इसका जो लोअर पार्ट है वो रेड सैंडस्टोन से बना है। जो गोपुरम है वो एक बहुत ही हल्के पत्थर से बनाया गया है, मतलब कई सारे हल्के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ये पत्थर इतने हल्के हैं कि अगर आप इन्हें पानी में रखें तो ये तैरने लगते हैं, जो आपको डेफिनेटली सरप्राइज करेगा। यूरोपियन मर्चेंट्स और ट्रेवलर्स ने इसका जिक्र किया है। मार्को पोलो ने इसे डेक्कन में जो भी मेडवल टेम्पल्स हैं उनकी गैलेक्सी में बिगेस्ट स्टार का एक टाइटल दिया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये मार्को पोलो का है, यहां लिखा नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पर देखिए एक क्वेश्चन काकाती किंगडम से रिलेटेड है, टेम्पल से रिलेटेड ये नहीं है। इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट सी पोर्ट था
काकातीय किंगडम के टाइम पे काकीनाडा, मोतोपल्ली, मछलीपट्टनम और नेल्लूरू ये आपके ऑप्शंस हैं। इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा नहीं, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।